मेरा शुरू से ही एक गोल था कि मैंने इंडिपेंडेंट होना है। मुझे किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना था जहाँ पे फ्रीडम हो, टाइम फ्रीडम हो। मैं डिफरेंट बिजनेसेस को एक्सप्लोर करती रहती थी। मैं देखती रहती हूँ उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। कस्टमर हमारी ऐड को एक दफ़ा देख के गुजर जाता है, अगर उसने क्लिक किया तो ये भी हमें इन्फॉर्मेशन हमें फेसबुक एड्स मैनेजर में हमें मिलती है। सूटेबल इंटरेस्ट फाइंड करना मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना आपके पास एक्सपीरियंस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी फनल को क्रिएट कर सकते हैं। मंथली मैं अर्निंग 1 लाख के करीब कर लेती हूँ। आप किसी भी पॉइंट पे कभी भी नहीं पहुँच सकते जबकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस पर्सन ना हो या फिर आपके पास मेंटोर ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनेबलर्स की सक्सेस स्टोरीज़ आपके साथ हमेशा शेयर करते हैं। आज एक ऐसी ही स्टोरी के साथ हम दोबारा हाजिर खिदमत हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो फेसबुक एडवर्टिज़मेंट एक्सपर्ट हैं। ये जो फेसबुक एडवर्टिज़मेंट का कोर्स एनेबलर ने जिसका आगाज़ किया उसके बैच 1 के स्टूडेंट हैं। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने इस कोर्स में क्या क्या सीखा और आज ये इससे क्या अर्निंग कर रही हैं और एनेबलर्स किस तरह से डिफरेंट डोमेन्स में जाके काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम अंबर एहसन साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। मैम मुझे ये बताइएगा कि आपने अपनी मास्टर्स की डिग्री की, उसके बाद आपने ई कॉमर्स में आने का क्यों सोचा? क्या वजह थी? आप ऑनलाइन अर्निंग की तरफ इतना इंटरेस्टेड क्यों थी? बेसिकली मेरा शुरू से ही एक गोल था कि मैंने इंडिपेंडेंट होना है और इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ मुझे किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना था जहाँ पे फ्रीडम हो, टाइम फ्रीडम हो। और बेसिकली मैंने शुरू से ही मेरा एक गोल था कि मैंने ऑनलाइन अर्निंग भी करनी है। तो मैंने सबसे पहले इंटरमीडिएट के बाद ही मैंने घर में बात करना स्टार्ट की कि मुझे ई कॉमर्स का बिज़नेस ज्वाइन करना है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को मैंने ज्वाइन करना है। तो जब जैसे ही मैंने घर में बात स्टार्ट की तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे एनेबलर्स के बारे में बताया। उन्होंने मुझे एनेबलर्स के कुछ ग्रुप्स पेजेस के बारे में बताया। मैंने सबको फॉलो कर लिया, लाइक कर लिया और मैंने उस ग्रुप्स को फॉलो करना शुरू कर दिया। उनमें डिफरेंट पर्सन आते थे, हर पर्सन की सक्सेस स्टोरी शेयर होती थी। मैं हर पर्सन को देखती थी कि ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और इनकी कोई ना कोई अपनी अपनी सक्सेस है। तो मैंने फिर इस तरह EVS को ज्वाइन किया, EVS की डिफरेंट वीडियोस देखना स्टार्ट की। लेकिन फिर साथ मेरा ये था कि मैं अपनी पहले थोड़ी स्टडीज़ की भी कंप्लीट कर लूँ। मैंने मास्टर में एडमिशन ले लिया और ड्यूरिंग मास्टर्स मैंने EVS के हर कोर्स को टच किया। मैंने देखना स्टार्ट किया कि मेरी स्किल पे मुझे कौन सी चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, किस में मेरी एबिलिटीज़ फिट हो रही हैं। तो मैंने सबसे जो मुझे रिलायबल मेरे लिए लगा वो फेसबुक एड वर्कशॉप थी। तो मैंने मतलब फेसबुक एड वर्कशॉप को ज्वाइन किया, उसके सारे कोर्सेज़ को देखा और मैंने देखा कि बैच 1 अभी ही आ रहा है। सही। तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। और मैंने एक चीज़ मैंने ये भी अपनी लाइफ में नोट किया है कि मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से चीज़ें सीखी हैं। मैंने यूट्यूब से ही भी फेसबुक एडवर्टाइजमेंट सीखी थी, लेकिन ये है कि इससे मुझे एक मेंटोर की हेल्प चाहिए थी। जब तक मुझे कोई मेंटोर मेरी हेल्प आउट ना करता तो मैं किसी भी अर्निंग लेवल पे नहीं पहुंच सकती थी। एनेबलर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर मेरे स्टेप पे मुझे गाइड किया। मेरा जो फर्स्ट क्लाइंट था वो मुझे ड्यूरिंग मेरी क्लास ही मिल गया था, लेकिन जब मेरी मैम थी उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि अभी तक मेरे इतने लेक्चर्स नहीं हुए थे कि मैंने एक क्लाइंट हंट कर लिया था। जैसे ही मैंने क्लाइंट हट किया उसकी पूरी जो था उसकी मैनेजमेंट वो मैम जो मेरी मेंटोर थी वो ही देखती रही हैं। मैम मुझे ये बताइएगा कि आपने मास्टर्स जब आप कर रही थी तो आपके जहन में ये ख्याल नहीं आया कि मैं टीचिंग की तरफ चली जाऊँ या आगे कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करूँ? ऑनलाइन अर्निंग ही क्यों? क्या ऐसी वजह थी, क्या अट्रैक्शन थी? आपको लगता था कि पैसे इसमें ज़्यादा हैं या अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका ज़्यादा मिलेगा, या वीडियोस वगैरह देख के आप इंस्पायर हुई? कैसे आपने सोचा कि आप ऑनलाइन की तरफ आएं? बेसिकली जब मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया तो मैंने डिफरेंट साइट्स पे अप्लाई करना, मैंने ऑनलाइन टीचिंग का भी सोचा, लेकिन मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो टीचिंग में ये था कि मुझे एक बाउंड कर दिया जाता था प्रॉपर 8 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए मुझे बाउंड रह के जॉब करनी पड़ती थी। लेकिन मेरा ये गोल था लाइफ में, मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए। मैंने और भी अपने स्किल्स जो है उनको इन्हेंस करना था, पॉलिश करना था, इसके लिए मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए था। इस वजह से मैंने एनेबलर्स को ज्वाइन किया कि इसमें कोई टाइम की पाबंदी नहीं होती कि आपने स्पेसिफिक इसी टाइम पर ही काम करना है। आपके पास होता है आप अर्ली मॉर्निंग कर लें, लेट नाइट कर लें, दिन के दरमियान में कर लें, आप किसी भी टाइम
अपना वर्क कर सकते हैं। मैम मुझे ये बताइएगा कि आपको कैसे पता चला कि मेरे जो स्किल्स हैं, जो मेरे अंदर टैलेंट है, वो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के साथ मैच करता है और ये मैं आसानी से कर सकती हूँ? बेसिकली मेरी फेसबुक रिसर्च और गूगल रिसर्च बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैं डिफरेंट बिजनेसेस को एक्सप्लोर करती रहती थी। मैं देखती रहती हूँ उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, किस तरह के बिजनेस अभी मार्केट में आ रहे हैं। इस वजह से मेरी एनालिसिस बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और फेसबुक एड्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होती है, जो क्लाइंट आपके पास आता है उसका जो बिज़नेस नीश होती है, आपने उसके मार्केट में एनालिसिस करनी होती है कि इस बिज़नेस नीश के मज़ीद कितने बिज़नेस हैं। अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में कार है तो हमें इंटरनेशनल मार्केट में एनालिसिस करना चाहिए। और फेसबुक एड्स एक्सपर्ट का बेसिकली काम ही होता है, जितनी अच्छी मार्केट एनालिसिस होगी आप उतनी अच्छी अपनी स्ट्रेटजीज़ को बढ़ा सकते हैं। और सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ एक ये भी होती है कि आपको उस नीश का इंटरेस्ट ऐड करना होता है अपने ऐड में। अगर कोई शॉपिंग में है तो आपको शॉपिंग का इंटरेस्ट ऐड करना होगा। कोई जिस तरह की भी उसकी ई कॉमर्स का स्टोर है जिसको वो एडवर्टाइज़ करना चाह रहा है, तो इस वजह से नेक्स्ट फिर मैंने ये ज्वाइन किया कि ये एनालिसिस मेरी इतनी अच्छी है कि तो ये आगे। मैम मुझे ये बताइएगा कि आपने जब ई कॉमर्स को स्टार्ट किया तो फिर आपने किस किस डोमेन को टच किया? मतलब कि आपने फेसबुक एडवर्टाइजमेंट किस किस की कोई क्लॉथिंग के ब्रांड की या किसी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ब्रांड की किस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट? बेसिकली सबसे पहले जो मेरा पहला क्लाइंट था उसके कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स थे। वो इंटरनेशनल क्लाइंट था, दुबई में वर्क कर रहा था, तो उसके कस्टमाइज्ड गिफ्ट थे। उसके बाद जो मेरे पास सेकंड क्लाइंट आया उसकी अमेज़ॉन पे बुक थी। वो अपने नावल की सीरीज़ शेयर करता था। वो बेसिकली जो क्लाइंट था वो कनाडा का था। उसके बाद एक मेरे पास क्लाइंट आया, उसकी अभी है फर्नीचर का स्टोर है और वो इंग्लैंड में फर्नीचर अपना सेल कर रहा है। इसी तरह मेरे पास एक और ब्रांड आया, उनके पास बेडशीट्स थी, तो वो अपने पाकिस्तान में बेडशीट सेल करना चाहते। इन सारे बिजनेसेस को उनको एक फेसबुक एड्स एक्सपर्ट की चाहिए थी। जैसे पहले ये होता था कि एडवर्टाइजमेंट बाहर खुले एरियाज़ में बैनर्स वगैरह लगते थे, लेकिन अब ये है कि सोशल मीडिया जी, अब ये है कि अब सोशल मीडिया के ऊपर लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अब डिफरेंट जैसे आपने देखे होंगे स्पॉन्सर एड्स हमें शो हो रहे होते हैं, हम डिफरेंट इंटरेस्ट के साथ। अब लेट्स सपोज अगर मैं गूगल पे भी सर्च कर रही हूँ कि मुझे बर्थडे के लिए कोई कोड दिखाएं, तो जैसे ही हम फेसबुक स्क्रॉल करना स्टार्ट करेंगे तो फेसबुक हमें बताना शुरू कर देगा ये जो बिजनेसेस हैं ये बर्थडे गिफ्ट सेल कर रहे हैं। ये इंटरेस्ट भी हमें फाइंड करना होता है और अपने ऐड के अंदर डालना होता है। अच्छा मैम मुझे ये बताइएगा कि जो कैंपेन्स होती हैं फेसबुक एडवर्टाइजमेंट की, ये कौन कौन सी कैंपेन्स होती हैं और इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सी कैंपेन है? बेसिकली ये कैंपेन डिफरेंट हर बिजनेस की अपनी कैंपेन लेवल होता है और आप अपनी कैंपेन को रन कर सकते हैं। हमने ऑडियंस को ना इंटरेक्ट करना होता है, इंगेज करना होता है, हमें उनको अपने साथ लेके चलना। लेट्स सपोज अगर कोई कस्टमर हमारी ऐड को एक दफ़ा देख के गुजर जाता है, अगर उसने क्लिक किया तो ये भी हमें इन्फॉर्मेशन हमें फेसबुक एड्स मैनेजर में हमें मिलती है, तो हम दोबारा उसको रीटारगेट कर सकते हैं। अच्छा मैम, जब आपने ये सारा काम शुरू किया और आप अभी भी माशाल्लाह कामयाबी से कर रही हैं, तो मुश्किल आपको कहाँ पे फेस करनी पड़ी? बेसिकली मुझे ये मुश्किलात का हुआ था कि जैसे ही हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, उस क्लाइंट का ये होता है कि हमें 6 to 7 डेज़ चाहिए होते हैं उसके मार्केट एनालिसिस के लिए। उसको कन्विंस करना होता है कि अगर आप अपने बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें थोड़ा टाइम दें, हम आपके क्रिएटिव एनालिसिस करें, क्रिएटिव टेस्टिंग होगी, हमें सूटेबल इंटरेस्ट फाइंड करना मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस जगह पर फेस करना पड़ी। और जो फनल स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिसमें हम ऑडियंस को क्रिएट करते हैं, उसमें भी थोड़ा होता है कि जितना आपके पास एक्सपीरियंस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी फनल को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, फनल स्ट्रेटजी क्या होती है? बेसिकली जो फनल स्ट्रेटजीज होती है, जैसे ही अगर हमारा मार्केट में ऐड पब्लिश हो गया तो एक लेट्स सपोज किसी ने हमारा ऐड को क्लिक किया, ऐड टू कार्ट किया और परचेज़ नहीं किया, हमारे पास वो ऑडियंस एक क्रिएट हो जाती है कि इसने इंटरेस्ट लिया है, इसने ऐड टू कार्ट करके समहाउ किसी वजह से छोड़ दिया। हम क्या करते हैं, हम उसको अगर वो चीज़ किसी अपनी नॉर्मल प्राइस पे है, हम उस पर 20% ऑफ करके फिर दोबारा उन्हीं लोगों को वो अपनी दिखाते हैं कि अब शायद वो परचेज़ कर लें, शायद इन्हें कि हो के प्राइजेज ज़्यादा हैं। इसमें भी जो हमारे क्लाइंट होते हैं उनमें प्रॉफिट होता है तो वो कर लेते हैं। मैम, आपकी इस वक्त एवरेज मंथली अर्निंग कितनी है? मंथली मैं अर्निंग 1 लाख के करीब कर लेती हूँ। अगर कोई मुझे डायरेक्ट कस्टमर मिल जाता है क्लाइंट, तो वो उसके लिए 1,30,000 तक मेरी पे चली जाती है अर्निंग।
मैम एनेबलर्स का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा, इनका सपोर्ट सिस्टम? आपने तो ऑनलाइन कोर्स किया लेकिन उसमें भी यकीनन कोई ना कोई सपोर्ट तो रही होगी, तो वो आपको कैसा लगा सब? बेसिकली ये था कि जो भी आप स्किल्स सीख रहे हैं आपको एक मेंटोर की हेल्प चाहिए होगी, और ये इस एनवायरनमेंट में एनेबलर्स की जैसे जब भी आप अपने मेंटोर को कांटेक्ट करते हैं वो फ़ौरन आपको रिप्लाई करते हैं और आपको हेल्प आउट करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ होती है कि कोई भी चीज़ आप किसी भी पॉइंट पे कभी भी नहीं पहुंच सकते जबकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस पर्सन ना हो या फिर आपके पास मेंटोर ना हो। मैम जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं, ख़ास तौर पे ये अभी जैसे एनेबलर्स ने फ़ीमेल विंग का आगाज़ किया है, तो इसमें ख़ास तौर पे ख़वातीन को आप क्या मशवरा देंगी कि वो किस तरह एनेबलर्स को ज्वाइन करें, फ़ीमेल विंग को ज्वाइन करें और कैसे अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करें? बेसिकली फीमेल विंग का ये होता है कि बहुत ज़्यादा फीमेल्स यहाँ पे गर्ल्स ऐसी होती हैं, यहाँ पे वो अपनी स्टडीज़ में होती हैं, यहाँ पे फीमेल्स ऐसी होती हैं जो घर की जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, वो घर से बाहर निकल के काम नहीं कर सकते। लेकिन जो होता है साम ऐसी भी होती है जिनको परमिशन घर से नहीं मिलती कि वो बाहर जाके आउटडोर वर्क करें, उनके लिए इनडोर बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो किसी भी टाइम साथ साथ अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा करती रहें और ऑनलाइन वर्क भी करती रहें। अच्छा मैम, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को एनेबल करना चाहते हैं और वो हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं, इसी के तहत उन्होंने फ़ीमेल विंग का भी आगाज़ किया। उनके काम को आप कैसे देखती हैं? उनका एक विज़न है कि लोगों को मैक्सिमम जो है वो सपोर्ट किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए, आप उनके बारे में क्या कहें? बेसिकली साकिब अज़हर का ये विजन है कि उन्होंने जॉबलेस पर्सन जो हैं पाकिस्तानी हैं उनको इस हार्डवर्क करना है और उन्हें इस काबिल बनाना है कि वो अपनी ऑनलाइन अर्निंग कर सके। अगर वो उनके पास एजुकेशन भी नहीं है लेकिन वो अपनी स्किल्स को सीख के अपने स्किल्स को पॉलिश करके खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक अच्छी चीज़ ये मुझे इनकी लगी कि साकिब अज़हर पाकिस्तान के टैलेंट को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंबर अहसन साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनके काम के बारे में जानना चाहते हैं, ख़ास तौर पे इनकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी कि ये अपने वक्त के मुताबिक काम करना चाहती हैं, यानी कि जो रूटीन होती है 9 to 5 उसको ये फॉलो नहीं कर सकती, इसलिए इन्होंने ऑनलाइन अर्निंग का सोचा और बाद में एनेबलर्स को ज्वाइन किया। तो जो लोग जानना चाहते हैं कि फ़ीमेल विंग किस तरह काम करी है और फेसबुक एडवर्टिजमेंट उसके एक्सपर्ट आप कैसे बन सकते हैं, ये सब बातें जानने के लिए आप इस इंटरव्यू को दोबारा भी देख सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।